हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 4 का पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 9 हिस्ट्री का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 4, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कोलोनियलिज्म, वन्य समाज और उपनिवेशवाद। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में चैप्टर 4 के पार्ट 1 को और पार्ट 2 को कवर कर लिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैप्टर 4 के पार्ट 1 और पार्ट 2 के लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले उनको देख ले, फिर आज के लेक्चर के साथ कंटिन्यू करें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज हम लोग चैप्टर 4 के पार्ट 3 को शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग हाउ डिड फॉरेस्ट रूल्स अफेक्ट कल्टीवेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हु कुड हंट के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यू ट्रेड्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट्स एंड न्यू सर्विसेज के बारे में। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हाउ डिड फॉरेस्ट रूल्स अफेक्ट कल्टीवेशन। वनों के नियमन से खेती कैसे प्रभावित हुई। वन ऑफ द मेजर impacts of European colonialism was on the practice of shifting cultivation or Sweden agriculture। यूरोपियन कोलोनियलिज्म का एक जो मेजर इम्पैक्ट कृषि में देखने को मिला, वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर यानी घुमंतु खेती पर था। यूरोपीय उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव झूम या घुमंतु खेती की प्रथा पर दिखाई पड़ता है। This is a traditional agricultural practice in many parts of Asia, Africa and South America। एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बहुत सारे भागों में शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है। एशिया, अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका के अनेक भागों में यह खेती का एक परंपरागत तरीका है। It has many local names such as lading in Southeast Asia, milpa in Central America, चितमेन और तावी इन अफ्रीका एंड चेना इन श्रीलंका। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बहुत सारे लोकल यानी स्थानीय नाम हैं, जैसे साउथ ईस्ट एशिया में लादिंग, सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा, अफ्रीका में चितमेन या तावी और श्रीलंका में चेना। इसके कई स्थानीय नाम हैं, जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में लादिंग, मध्य अमेरिका में मिल्पा, अफ्रीका में चितमेन या तावी व श्रीलंका में चेना। इन इंडिया ध्या, पिंदा, बिवड़, निवड़, झूम, पोदू, खंदाद एंड कुमरी आर सम ऑफ द लोकल टर्म्स फॉर स्वीडन एग्रीकल्चर। भारत में शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए कुछ स्थानीय नाम हैं, जैसे धया, पिंदा, बेवड़, नेवड़, झूम, पोदू, खंदाद और कुमड़ी। हिंदुस्तान में घुमंतु खेती के लिए धया, पिंदा, बेवड़, नेवड़, झूम, पोदू, खंदाद और कुमड़ी ऐसे ही कुछ स्थानीय नाम हैं। इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन parts of the forest are cut and burnt in rotation। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में जंगल के कुछ भाग को काटा जाता है और उसे जलाया जाता है। घुमंतु कृषि के लिए जंगल के कुछ भागों को बारी बारी से काटा और जलाया जाता है। सीड्स आर सोन इन द एशेस आफ्टर द फर्स्ट मॉनसून रेन्स एंड द क्रॉप इज हार्वेस्टेड बाय अक्टूबर नवंबर। मॉनसून की पहली बारिश के बाद उस राख में सीड्स बो दिए जाते हैं
और अक्टूबर नवंबर तक हार्वेस्टिंग की जाती है। मॉनसून की पहली बारिश के बाद इस राख में बीज बो दिए जाते हैं और अक्टूबर नवंबर में फसल काटी जाती है। Such plots are cultivated for a couple of years and then left fallow for 12 to 18 years for the forest to grow back. इस भूमि पर 1-2 साल के लिए खेती की जाती है। फिर जब सॉइल की फर्टिलिटी कम होने लगती है, तो इस भूमि को 12 से 18 साल के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे उस भूमि पर फिर से फॉरेस्ट ग्रो कर जाए। और इस बीच लोग जंगल के दूसरे भाग पर शिफ्ट कर जाते हैं और वहां सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं। इसलिए इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। इन खेतों पर 2-1 साल खेती करने के बाद इन्हें 12 से 18 साल तक के लिए परती छोड़ दिया जाता है, जिससे वहां फिर से जंगल पनप जाए। A mixture of crops is grown on these plots. In central India and Africa, it could be millets. In Brazil, manioc. And in other parts of Latin America, maize and beans. इन प्लॉट्स पर मिक्स क्रॉप्स उगाई जाती हैं। सेंट्रल इंडिया और अफ्रीका में मिलेट्स उगाए जाते हैं। ब्राजील में मैनियोक उगाए जाते हैं। लैटिन अमेरिका के दूसरे भागों में मेज और बीन्स उगाए जाते हैं। इन भूखंडों में मिश्रित फसलें उगाई जाती हैं, जैसे मध्य भारत और अफ्रीका में ज्वार बाजरा, ब्राजील में कसावा और लैटिन अमेरिका के अन्य भागों में मक्का व फलियां। यूरोपियन फॉरेस्टर्स रिगार्डेड दिस प्रैक्टिस एज हार्मफुल फॉर द फॉरेस्ट्स। यूरोपियन फॉरेस्टर्स यानी यूरोपियन वन रक्षकों को लगता था कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन फॉरेस्ट के लिए हार्मफुल है। यूरोपीय वन रक्षकों की नजर में ये तरीका जंगलों के लिए नुकसानदेह था। दे फेल्ट दैट लैंड which was used for cultivation every few years could not grow trees for railway timber. उन्हें महसूस हुआ कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन में जंगल के कुछ भाग के पेड़ काट दिए जा रहे हैं और फिर उस पर खेती की जा रही है। इससे ब्रिटिशर्स को रेलवे ट्रैक्स के स्लीपर्स के लिए टिम्बर नहीं मिल पाएगा। वे यहां भी अपना फायदा सोच रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि जहां कुछ एक सालों के अंतर पर खेती की जा रही हो, ऐसी जमीन पर रेलवे के लिए इमारती लकड़ी वाले पेड़ नहीं उगाए जा सकते। When a forest was burnt, there was the added danger of the flames spreading and burning valuable timber. उन्हें इस बात का डर था कि जंगल को काटकर आग लगाने से वो आग फैल भी सकती थी और उससे टिम्बर को नुकसान पहुंचने का खतरा था। साथ ही जंगल जलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ों के भी फैलती लपटों की चपेट में आ जाने का खतरा बना रहता है। Shifting cultivation also made it harder for the government to calculate taxes. शिफ्टिंग कल्टीवेशन के कारण कॉलोनियल गवर्नमेंट के सामने एक और चुनौती आ रही थी कि वो टैक्स यानी लगान का हिसाब नहीं रख पा रहे थे, क्योंकि हर 2 साल में लोग दूसरे जगह शिफ्ट कर जाते थे। घुमंतू खेती के कारण सरकार के लिए लगान का हिसाब रखना भी मुश्किल था। Therefore, the government decided to ban shifting cultivation. इन सब रीजंस के वजह से गवर्नमेंट ने शिफ्टिंग कल्टीवेशन पर बैन लगा दिया। इसलिए सरकार ने घुमंतू खेती पर रोक लगाने का फैसला किया। As a result, many communities were forcibly displaced from their homes in the forests. इसके कारण जंगल में ऐसे बहुत सारे कम्युनिटीज रहते थे जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते थे। उन्हें अपने घरों से निकाल दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप अनेक समुदायों को जंगलों में उनके घरों से जबरन विस्थापित कर दिया गया। Some had to change occupations while some resisted
थ्रू लार्ज एंड स्मॉल रिबेलियंस। कुछ लोगों ने अपना ऑक्यूपेशन चेंज कर लिया और कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और छोटे बड़े विद्रोह भी किए। कुछ को अपना पेशा बदलना पड़ा तो कुछ ने छोटे बड़े विद्रोह के जरिए प्रतिरोध किया। बैगास आर अ फॉरेस्ट कम्युनिटी ऑफ सेंट्रल इंडिया। In 1892, after their shifting cultivation was stopped, they petitioned to the government. बायगास सेंट्रल इंडिया के एक फॉरेस्ट कम्युनिटी है। 1892 में जब शिफ्टिंग कल्टीवेशन पर बैन लगा तब उन्होंने सरकार को याचिका दी। बैगा मध्य भारत का एक वन समुदाय है। 1892 में जब उनकी घुमंतू खेती पर रोक लगा दी गई तब उन्होंने सरकार को ये याचिका दी। वी डेली स्टार्व, having had no food grain in our possession, the only wealth we possess is our axe. उन्होंने कहा, हम हर रोज भूखे रहते हैं, हमारे पास खाने को अनाज नहीं है, हमारे पास बस एक ही दौलत है और वो है हमारी कुल्हाड़ी। हर रोज हम फ्राका करते हैं क्योंकि हमारे पास खाने का अनाज नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक ही दौलत है और वो है हमारी कुल्हाड़ी। We have no clothes to cover our body with, but we pass cold nights by the fireside. उन्होंने कहा, हमारे पास पहनने को कपड़े नहीं हैं, सर्दी की रातों में आग ताप कर हम गुजारा करते हैं। हमारे पास अपने तन ढकने को कपड़े नहीं हैं, आग ताप कर हम ठंडी रातें गुजारते हैं। We are now dying for want of food. We cannot go elsewhere. What fault have we done that the government does not take care of us? उन्होंने कहा, अब हम खाने के लिए मर रहे हैं, हम कहीं और नहीं जा सकते। हमने ऐसी क्या गलती की कि गवर्नमेंट अब हमारी केयर नहीं करती। हम अब खाने के लिए मर रहे हैं, हम कहीं भी जा नहीं सकते। हमने ऐसी क्या गलती की है कि सरकार हमारी परवाह नहीं करती। Prisoners are supplied with ample food in jail. A cultivator of the grass is not deprived of his holding, but the government does not give us our right who have lived here for generations past. कैदियों को जेलों में पर्याप्त भोजन दिया जाता है। घास उगाने वालों को भी उनकी जमीन से बेदखल नहीं किया जाता है। लेकिन हम जो यहाँ कई पीढ़ियों से रहते आए हैं, हमें सरकार हमारा अधिकार नहीं देती। तो आप देख सकते हैं कि उनकी कंडीशन कितनी खराब हो गई थी। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, हु कुड हंट। शिकार की आजादी किसे थी। द न्यू फॉरेस्ट लॉज चेंज द लाइव्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स इन येट अनदर वे। इन नए फॉरेस्ट लॉज के वजह से फॉरेस्ट ड्वेलर्स यानी वनवासियों के जीवन में बहुत परिवर्तन आए थे। इन फॉरेस्ट लॉज ने इनके जीवन को प्रभावित किया था। जंगल संबंधी नए कानूनों ने वनवासियों के जीवन को एक और तरह से प्रभावित किया। बिफोर द फॉरेस्ट लॉज, मेनी पीपल हु लिव्ड इन और नियर फॉरेस्ट्स had survived by hunting deer, partridges, and a variety of small animals. फॉरेस्ट लॉस से पहले बहुत सारे लोग जो जंगल में रहते थे या जंगल के पास में रहते थे, वे हिरन, तीतर और छोटे मोटे जानवरों का शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। वन कानूनों के पहले जंगलों में या उनके आसपास रहने वाले बहुत सारे लोग हिरन, तीतर जैसे छोटे मोटे शिकार करके जीवन यापन करते थे। दिस कस्टमरी प्रैक्टिस वॉज प्रोहिबिटेड बाय द फॉरेस्ट लॉज। फॉरेस्ट लॉज आने के बाद इस प्रैक्टिस यानी शिकार करने को बैन कर दिया गया। ये पारंपरिक प्रथा अब गैर कानूनी हो गई। Those who were caught hunting were now punished for poaching. अब जो शिकार करते पाए जाते थे उन्हें पोचिंग यानी अवैध शिकार करने के लिए पनिश किया जाता था।
शिकार करते हुए पकड़े जाने वालों को अवैध शिकार के लिए दंडित किया जाने लगा। While the forest laws deprived people of their customary rights to hunt, hunting of big game became a sport. फॉरेस्ट लॉज ने लोगों के ट्रेडिशनल राइट्स ऑफ हंटिंग को छीन लिया था, यानी जो बरसों से शिकार करते आए थे उन पर बैन लग चुका था, लेकिन वहीं बड़े जानवरों का शिकार अब एक खेल बन चुका था। जहां एक तरफ वन कानून ने लोगों को शिकार के परंपरागत अधिकार से वंचित किया, वहीं बड़े जानवरों का आखेट एक खेल बन गया। In India, hunting of tigers and other animals had been part of the culture of the court and nobility for centuries. भारत में सदियों से दरबारी और नवाब बाघ और दूसरे जानवरों का शिकार करते आए थे। हिंदुस्तान में बाघों और दूसरे जानवरों का शिकार करना सदियों से दरबारी और नवाबी संस्कृति का हिस्सा रहा था। Many Mughal paintings show princes and emperors enjoying a hunt. बहुत सारे मुगल पेंटिंग्स में प्रिंसेस और एम्परर्स को शिकार का आनंद लेते हुए दिखाया गया है। अनेक मुगल कलाकृतियों में शहजादों और सम्राटों को शिकार का मजा लेते हुए दिखाया गया है। But under colonial rule, the scale of hunting increased to such an extent that various species became almost extinct. मगर कॉलोनियल रूल के दौरान शिकार इतनी तेजी से हुआ कि बहुत सारे स्पीसीज लगभग एक्सटिंक्ट हो गए। किंतु औपनिवेशिक शासन के दौरान शिकार का चलन इस पैमाने तक बढ़ा कि कई प्रजातियां लगभग पूरी तरह लुप्त हो गईं। The British saw large animals as signs of a wild, primitive and savage society. ब्रिटिशर्स बड़े जानवरों को वाइल्ड, प्रिमिटिव और सैवेज सोसाइटी का प्रतीक मानते थे। अंग्रेजों की नजर में बड़े जानवर जंगली, बर्बर और आदि समाज के प्रतीक चिन्ह थे। They believed that by killing dangerous animals, the British would civilize India. उनका मानना था कि बड़े जानवरों को मारकर वे भारत को सभ्य बनाएंगे। उनका मानना था कि खतरनाक जानवरों को मारकर वे हिंदुस्तान को सभ्य बनाएंगे। They gave rewards for the killing of tigers, wolves and other large animals on the grounds that they posed a threat to cultivators. टाइगर, वुल्फ और दूसरे बड़े जानवरों को मारने पर वे रिवॉर्ड देते थे, ये कहकर कि ये जानवर किसानों के लिए खतरा है। बाघ, भेड़िए और दूसरे बड़े जानवरों के शिकार पर यह कहकर इनाम दिए गए कि इनसे किसानों को खतरा है। ओवर 80,000 tigers, 1,50,000 leopards and 2 lakh wolves were killed for reward in the period 1875 to 1925. 1875 से 1925 के बीच इनाम के लालच में 80,000 से ज्यादा बाघ, 1,50,000 तेंदुए और 2 लाख भेड़िए मार गिराए गए। ग्रेजुअली द टाइगर केम टू बी सीन एज ए स्पोर्टिंग ट्रॉफी। धीरे धीरे बाघ को खेल के ट्रॉफी के रूप में देखा जाने लगा, इसलिए उसका शिकार करना बढ़ गया। धीरे धीरे बाघ के शिकार को एक खेल की ट्रॉफी के रूप में देखा जाने लगा। द महाराजा ऑफ सरगुजा alone shot 1,157 tigers and 2,000 leopards up to 1957. अकेले सरगुजा के महाराजा ने 1957 तक 1,157 बाघों और 2,000 तेंदुओं को मार डाला। A British administrator, George Yule, killed 400 tigers. जॉर्ज यूल नामक एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर ने अकेले 400 बाघ का शिकार किया था। अकेले जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मारा था। इनिशियली सर्टेन एरियाज ऑफ फॉरेस्ट्स वेयर रिजर्व्ड फॉर हंटिंग। शुरुआत में
जंगल के कुछ एरियाज शिकार करने के लिए रिजर्व थे। प्रारंभ में जंगल के कुछ इलाके शिकार के लिए ही आरक्षित थे। Only much later did environmentalists and conservators begin to argue that all these species of animals needed to be protected and not killed. काफी समय बाद एनवायरमेंटलिस्ट और कंजर्वेटर्स ने इन शिकार के खिलाफ आवाजें उठाई कि इन जानवरों को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, इनको मारना नहीं चाहिए। काफी समय बाद पर्यावरणविदों और संरक्षणवादियों ने आवाज उठाई कि जानवरों की इन सारी प्रजातियों की सुरक्षा होनी चाहिए, ना कि इनको मारा जाना चाहिए। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है न्यू ट्रेड्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट्स एंड न्यू सर्विसेज। नए व्यापार, नए रोजगार और नई सेवाएं। While people lost out in many ways after the forest department took control of the forests, some people benefited from the new opportunities that had opened up in trade. नए रूल्स बनने के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का फॉरेस्ट पर नियंत्रण स्थापित हो जाने के बाद बहुत लोगों को नुकसान पहुंचा था, बट कुछ लोगों को इन सबसे लाभ भी मिला था क्योंकि व्यापार के नए अवसर खुल गए थे। जंगलों पर वन विभाग का नियंत्रण स्थापित हो जाने से लोगों को कई तरह के नुकसान हुए, लेकिन कुछ लोगों को व्यापार के नए अवसरों का लाभ भी मिला। Many communities left their traditional occupations and started trading in forest products. बहुत सारे कम्युनिटीज ने अपने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन को छोड़ दिया और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का व्यापार करने लगे। कई समुदाय अपने परंपरागत पेशे छोड़कर वन उत्पादों का व्यापार करने लगे। दिस हैपेंड नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड। ऐसा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हो रहा था। महज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कुछ ऐसा ही नजारा दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, विद द ग्रोइंग डिमांड फॉर रबर इन द मिड 19th century, the Munduruku peoples of the Brazilian Amazon, who lived in villages on high grounds and cultivated manioc, began to collect latex from wild rubber trees for supplying to traders. फॉर एग्जाम्पल, मिड 19th सेंचुरी में जब रबर की डिमांड बढ़ रही थी, तब ब्राजील के ऊंचे क्षेत्र में रहने वाले मुंदुरुकु लोगों ने जो मैनियोक उगाते थे, वे जंगल से लैटेक्स इकट्ठा करने लगे ताकि वे व्यापारियों को बेच सकें। उदाहरण के लिए 19वीं सदी के मध्य में ऊंची जगहों पर रहकर मैनियोक उगाने वाले ब्राजीली अमेज़न के मुंदुरुकु समुदाय के लोगों ने व्यापारियों को रबड़ की आपूर्ति के लिए जंगली रबड़ के वृक्षों से लैटेक्स एकत्र करना प्रारंभ कर दिया। Gradually, they descended to live in trading posts and became completely dependent on traders. बाद में वे नीचे क्षेत्र में आ गए जहां ट्रेडिंग पोस्ट थे और वे व्यापारियों पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो गए। कालांतर में वे व्यापार चौकियों की ओर नीचे उतर आए और पूरी तरह व्यापारियों पर निर्भर हो गए। In India, the trade in forest products was not new. From the medieval period onwards, we have records of Adivasi communities trading elephants and other goods like hides, horns, silk cocoons, ivory, bamboo, spices, fibers, grasses, gums, and resins through nomadic communities like the Banjaras. हिंदुस्तान में वन उत्पादों का व्यापार कोई अनोखी बात नहीं थी। मध्यकाल से ही आदिवासी समुदायों द्वारा बंजारा आदि घुमंतू समुदायों के माध्यम से हाथियों और दूसरे सामान जैसे खाल, सींग, रेशम के कोए, हाथी दांत, बांस, मसाले, रेशे, घास, गोंद और राल के व्यापार के सबूत मिलते हैं। With the coming of the British, however, trade was completely regulated by the government. ब्रिटिशर्स के आने के बाद ट्रेडिंग पूरी तरीके से
कॉलोनियल गवर्नमेंट के नियंत्रण में चला गया था। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद व्यापार पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में चला गया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट gave many large European trading firms the sole right to trade in the forest products of particular areas. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे बड़े यूरोपियन कंपनीज को फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का व्यापार करने के लिए एकाधिकार सौंप दिया था। ब्रिटिश सरकार ने कई बड़ी यूरोपीय व्यापारी कंपनियों को विशेष इलाकों में वन उत्पादों के व्यापार की इजारेदारी सौंप दी। ग्रेजिंग एंड हंटिंग बाय लोकल पीपल वेयर रिस्ट्रिक्टेड। स्थानीय लोगों द्वारा पशु चराना, शिकार करने पर बैन लगा दिया गया था। स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं को चराने पर बंदिशें लगा दी गई। In the process, many pastoralist and nomadic communities like the Korawa, Karacha, and Yerukula of the Madras Presidency lost their livelihoods. इन वजहों से मद्रास प्रेसिडेंसी में बहुत सारे पैस्टोरलिस्ट और नोमैडिक कम्युनिटी यानी चरवाहे और घुमंतू समुदाय जैसे कोरावा, कराचा, येरुकुला अपनी आजीविका खो चुके थे। इस प्रक्रिया में मद्रास प्रेसिडेंसी के कोरावा, कराचा व येरुकुला जैसे अनेक चरवाहे और घुमंतू समुदाय अपनी जीविका से हाथ धो बैठे। Some of them began to be called criminal tribes and were forced to work instead in factories, mines and plantations under government supervision. इनमें से कुछ को क्रिमिनल ट्राइब्स कहा जाने लगा और वे गवर्नमेंट सुपरविजन में फैक्ट्रीज, माइंस, प्लांटेशंस में काम करने के लिए मजबूर हो गए थे, क्योंकि इनकी आजीविका चली गई थी और रोजगार कमाने के लिए कुछ तो चाहिए था। इनमें से कुछ को अपराधी कबीले कहा जाने लगा और ये सरकार की निगरानी में फैक्ट्रियों, खदानों व बागानों में काम करने को मजबूर हो गए। New opportunities of work did not always mean improved well-being for the people. इन लोगों को जो नए अपॉर्चुनिटीज मिले, इसका मतलब ये नहीं था कि उनकी वर्किंग कंडीशन, जीवन स्थिति में कोई सुधार आया था। काम के नए अवसरों का मतलब ये नहीं था कि उनकी जीवन स्थिति में हमेशा सुधार ही हुआ हो। इन असम, बोथ men and women from forest communities like Santhals and Oraon from Jharkhand and Gonds from Chhattisgarh were recruited to work on tea plantations. असम के टी प्लांटेशंस में झारखंड के संथाल और ओरांव और छत्तीसगढ़ के गोंड कम्युनिटी के पुरुष, महिलाओं दोनों को काम पर रखा गया था। असम के चाय बागानों में काम करने के लिए झारखंड के संथाल और उरांव व छत्तीसगढ़ के गोंड जैसे आदिवासी मर्द व औरतों दोनों की भर्ती की गई। देयर वेजेस वेयर लो एंड कंडीशंस ऑफ वर्क वेयर वेरी बैड। इनको बहुत कम वेजेस मिलते थे और तो और वर्किंग कंडीशन भी बहुत बुरी थी। उनकी मजदूरी बहुत कम थी और कार्य परिस्थितियां उतनी ही खराब। They could not return easily to their home villages from where they had been recruited. उनको जिस गांव से रिक्रूट किया गया था, वे अपना काम छोड़ के अपने गांव वापस भी नहीं लौट पाते थे, क्योंकि इनको कॉन्ट्रैक्ट में फंसा लिया जाता था। उन्हें उनके गांव से उठाकर भर्ती तो कर लिया गया था, लेकिन उनकी वापसी आसान नहीं थी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का आज का लेक्चर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 4 के पार्ट 4 को शुरू करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।